कांग्रेस की खबर के साथ, जहां बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने के साथ ही 7 विधानसभा सीटों पर मुकाबला दिलचस्प हो गया है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों जीत के अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताती है, ये जानने के लिए 23 नवंबर का इंतजार करना होगा। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी समर की बजी रणभेरी, कौन पड़ेगा किस पर भारी? भावनात्मक मुद्दों का चलेगा जोर या बुनियादी मुद्दों पर लगेगी मुहर? दावों का दंगल, किसका होगा मंगल? आपका है, अपना है। एक ऐसा व्यक्ति है जो एक जमीन से जुड़ा हुआ है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति होगा वो ही आप लोगों की पीड़ा को जान सकता है। बीजेपी ने जिन्हें प्रत्याशी बनाया उनमें 2 नेता रामगढ़ प्रत्याशी सुखवंत सिंह और झुंझुनू प्रत्याशी राजेंद्र भांबू पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बागी होकर चुनावी समर में उतर चुके थे। इस बार वैसी स्थिति से नहीं जूझना पड़े, इसलिए बीजेपी ने इन दोनों को ससम्मान चुनावी मैदान में उतारा। दौसा में बीजेपी ने जगमोहन मीणा पर दांव लगाया है। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के छोटे भाई जगमोहन RAS अधिकारी रह चुके हैं। जबकि टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बीजेपी ने पूर्व विधायक राजेंद्र गुर्जर को प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी के लिए चुनावी फाइट आसान नहीं है। 7 सीटों में से सिर्फ 1 सीट सलूम्बर ही उसके पास थी, इसलिए पार्टी पूरे मनोयोग से चुनावी समर में जीत हासिल करने में जुटी है। झुंझुनू में अपनी पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र भांबू के लिए सूबे के मुखिया ने चुनावी सभा को संबोधित किया। हमारे इस क्षेत्र में जो हमने काम किया है इसको और हम बढ़ाएंगे। 10 माह के अंदर हमारे 10 वर्षों में केंद्र में और पिछले 10 माह में राजस्थान में भाजपा सरकार ने जो विकास के काम पर मोहर लगाई है उसको और मजबूत करने का हम काम करेंगे। मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं, आपका है, अपना है। एक ऐसा व्यक्ति है जो एक जमीन से जुड़ा हुआ है, और मैं हमेशा कहता हूं कि जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति होगा वो ही आप लोगों की पीड़ा को जान सकता है। बीजेपी ने नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक 1 दिन पहले 84 सीट के उम्मीदवार का भी ऐलान कर दिया। बीजेपी ने इस सीट से कारीलाल ननोमा को उतारा है। कांग्रेस ने बुधवार देर रात लिस्ट जारी की। सबसे खास बात यह है कि कांग्रेस अपने दम पर चुनावी समर में उतरी है, जबकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP और भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन किया था। बहरहाल बुधवार रात कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगाई और गुरुवार को कांग्रेस के 2 प्रत्याशियों ने नामांकन भी भर दिया। आइए एक नजर डालते हैं दोनों ही दलों ने कौन कौन सी सीट से किस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। सबसे पहले बात झुंझुनू सीट की कर लेते हैं, जहां पर बीजेपी ने राजेंद्र भांबू को मैदान में उतारा और उनका मुकाबला कांग्रेस के अमित ओला से होगा। वहीं अगर बात रामगढ़ की करें तो बीजेपी ने सुखवंत सिंह को मैदान में उतारा। सुखवंत सिंह का मुकाबला आर्यन जुबैर खान के साथ है। बात अगर दौसा की करें तो यहाँ पर जगमोहन मीणा का मुकाबला DG बैरवा के साथ है। वहीं अगर बात देवली उनियारा सीट की करें तो यहाँ पर मुकाबला राजेंद्र गुर्जर वर्सेस KC मीणा रहने वाला है। वहीं अगर बात खिवसर की करें तो यहाँ पर बीजेपी से रेवंत राम डांगा तो कांग्रेस से रतन चौधरी मैदान में है। सलूम्बर सीट से बीजेपी ने शांता देवी को मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला कांग्रेस की रेशमा मीणा से है। बात अगर 84 की करें तो यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से महेश रोत मैदान में है और मुकाबला कारीलाल ननोमा से है। 25 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र जमा कराए जा सकेंगे। 28 अक्टूबर को नामांकन पत्र का परीक्षण किया जाएगा। 30 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे और इसके बाद मैदान में रहे प्रत्याशियों के लिए 13 नवंबर को मतदान होगा। 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो 13 नवंबर को प्रदेश की 7 सीटों पर उपचुनाव होने और ऐसे में लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया।
जिन 7 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया उनमें 6 चेहरे नए हैं। रिपोर्ट देखिए। उपचुनाव के दंगल में उतरे कांग्रेस के पहलवान। कांग्रेस ने भी किया उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव, 6 नए चेहरों को मौका। 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस के टिकट पर कौन उम्मीदवार चुनावी मैदान में होगा, ये अब साफ हो चुका है। कांग्रेस ने सभी 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, जिसमें 6 कैंडिडेट पहली बार सियासी रण में किस्मत आजमाने उतरेंगे। कांग्रेस ने जिस तरीके से नए चेहरों को उपचुनाव में मौका दिया है, उसमें साफ साफ उसकी बदली हुई रणनीति की झलक मिल रही है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस के 7 प्रत्याशी। कांग्रेस ने झुंझुनू से अमित ओला को टिकट दिया है, जो सांसद बृजेंद्र सिंह ओला के बेटे हैं और पहली बार चुनावी मैदान में हैं। इसी तरह रामगढ़ से पूर्व विधायक दिवंगत जुबैर खान के बेटे आर्यन जुबैर खान को उम्मीदवार बनाया गया है। आर्यन जुबैर भी पहली बार अपनी किस्मत आजमाएंगे। कांग्रेस ने दौसा से दीनदयाल बैरवा, देवली उनियारा से कस्तूर चंद्र मीणा, सलूम्बर से रेशमा मीणा और 84 से महेश रोत को टिकट दिया है। सलूम्बर सीट से कांग्रेस की उम्मीदवार रेशमा मीणा ने साल 2018 में पार्टी से बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था। कांग्रेस की इस लिस्ट ने चौंकाने का काम किया है। बात अगर दौसा सीट की करें तो यहां कांग्रेस ने सामान्य सीट पर SC वर्ग के प्रत्याशी को टिकट दिया है। दीनदयाल बैरवा दौसा पंचायत समिति के प्रधान रहे हैं। उनकी पत्नी बीना बैरवा लवाड़ पंचायत समिति की प्रधान है और उनके पिता किशन लाल बैरवा भी दौसा के प्रधान रह चुके हैं। पहले तो माननीय मुरली मीणा साहब का, सचिन पायलट साहब का और समस्त आला कमान को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझे यहाँ उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया है। रही बात मुद्दों की, आपको पता है 9-10 महीने पहले बीजेपी की सरकार बनी थी। मेरे को लगता नहीं इन्होंने कुछ काम किया हो। दरअसल कोई काम किया नहीं। दिल्ली आना, वो जाना, पर्ची भेजना, पर्ची लाना, इनको कोई मंत्रियों का पता नहीं है ये क्या कर रहे हैं। कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई इस्तीफा ले रहा है, कोई इस्तीफा दे रहा है, इस्तीफा लेने वाला ही नहीं है कोई। ऐसी स्थिति आप लोगों ने देखा होगा। रही बात विकास की बात, देखो गहलोत साहब सरकार ने कितने अच्छे काम करवाए थे, उन हमारी योजनाओं को इन्होंने बंद कर दी। हमारा ये मिशन होगा उपचुनाव के बाद में, हमारी जो योजना है विशेष तौर पर जो मुरली मीणा साहब ने हमारे ईसरदा प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट पास करवाया था, उसको इस सरकार बनने के बाद इन्होंने उसको बिल्कुल एकदम ठंडे बस्ते में डाल दिया है। हम जनता को लेकर, युवाओं को लेकर उपचुनाव के बाद में उस मुद्दे को पुनर्जोर से विधानसभा में उठाएंगे और उसको हम जल्दी ही चालू करवाएंगे। अब अगर इन 7 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी उम्मीदवारों की टक्कर की बात करें तो झुंझुनू सीट पर कांग्रेस ने अमित ओला को मैदान में उतारा है, जिनका मुकाबला बीजेपी के राजेंद्र भांबू से होगा। रामगढ़ सीट पर दिवंगत जुबैर खान के बेटे और कांग्रेस उम्मीदवार आर्यन जुबैर का मुकाबला बीजेपी के सुखवंत सिंह से होगा। दौसा में कांग्रेस के दीनदयाल बैरवा का मुकाबला बीजेपी के जगमोहन मीणा से होगा। हालांकि इस सीट पर SC और ST उम्मीदवार के बीच मुकाबला होने जा रहा है, जबकि ये सीट जनरल कैंडिडेट के लिए आरक्षित है। देवली उनियारा सीट पर कांग्रेस के कस्तूर चंद्र मीणा बीजेपी के राजेंद्र गुर्जर को टक्कर देंगे। हालांकि 2013 में इस सीट पर राजेंद्र गुर्जर ने जीत दर्ज की थी। बात खीमसर सीट की करें तो यहां कांग्रेस उम्मीदवार रतन चौधरी का मुकाबला बीजेपी के रेवंत राम डांगा से होगा। रतन चौधरी डॉक्टर रह चुकी हैं। रतन चौधरी को टिकट मिलते ही बीजेपी नेता उनके पति सवाई सिंह चौधरी ने बीजेपी से इस्तीफे का ऐलान कर दिया। सलूम्बर सीट पर कांग्रेस ने लगातार चुनाव हार रहे रघुवीर मीणा का उपचुनाव में टिकट काट दिया है। उनकी जगह निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली रेशमा मीणा को उम्मीदवार बनाया है, जिनका मुकाबला बीजेपी की शांता देवी से होगा। बात अगर 84 विधानसभा सीट की करें तो यहां कांग्रेस के महेश रौत का मुकाबला बीजेपी के कारी लाल ननोमा से होगा। महेश रौत वर्तमान में सांसरपुर ग्राम पंचायत के सरपंच है। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही सभी 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार दोपहर तक सभी दल नामांकन कर सकते हैं। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है उनमें से 4 सीटें कांग्रेस के कब्जे वाली हैं, जबकि एक बीजेपी, एक बाप और एक RLP के खाते में थी। अब देखना ये होगा कि उपचुनाव के दंगल में कौन किस पर भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं झुंझुनू विधानसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी ने भले ही डैमेज कंट्रोल कर लिया हो, लेकिन कांग्रेस से बगावत कर इस्लामपुर गांव के सरपंच आमीन मनियार ने आजाद समाज पार्टी कांशीराम की टिकट पर अपना नामांकन दाखिल किया है। इसके बाद आमीन ने कांग्रेस पर जमकर वार किया
उन्होंने कहा कि 30 से 40 साल तक कांग्रेस की सेवा करने वाले कार्यकर्ताओं का कोई मान सम्मान नहीं है और इसीलिए इस बार कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए वे चुनावी मैदान में हैं। रहेगा विधानसभा का। झुंझुनू विधानसभा की जनता को एक सच्चा सेवक चाहिए। अभी तक जो प्रतिनिधि आए हैं झुंझुनू विधानसभा में वो सुख दुख में शामिल नहीं होते हैं। आज की जनता अपने प्रतिनिधि को दुख में और सुख में अपने साथ खड़ा देखना चाहती है। यहाँ कभी से ऐसी परिपाटी नहीं है। तो वहीं टोंक उनियारा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी के टिकट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने हरीश मीणा पर टिकट बेचने के आरोप लगाए। कहा कि आज तक केसी मीणा का जिक्र नहीं था, उनको टिकट बेचा गया। पूरी कांग्रेस हरियाणा में पूरा जोर लगा करके आई, लेकिन एक सिंगल वोट भी इधर उधर नहीं हुआ। देखिए, पूरी कांग्रेस अभी हरियाणा के अंदर में पूरा जोर लगा के आए, हर जगह रैली करके आए हैं। एक सिंगल वोट भी कहीं इधर से उधर नहीं हुआ। आज जहां हम खड़े हैं देवड़ी उनियारा की, मैं आपको सबसे बात बताता हूँ, कोई भी नेता आए, जिस बात को आप कह रहे हो कि सचिन पायलट की बात कर रहे हो, सचिन पायलट भी आए, कोई भी आए, एक सिंगल वोट, जिसे समाज की बात आप कर रहे हो, एक भी सिंगल वोट डाइवर्ट नहीं होगा। मैं आपको बूथ उठा के दिखा दूंगा। अगर एक बूथ पर भी एक वोट चले जाए तो आप बता देना कि इस बूथ पर गई। देखिए, मैं समझता हूँ जिस हिसाब से जो अभी आपने जिक्र किया था, कल नरेश मीणा ने कहा है कि उस आदमी का आज तक कहीं जिक्र भाव नहीं था। अभी जो सुन रहे थे, खुद नमो नारायण जी ने भी उन पर आरोप लगाया है हरीश मीणा जी के ऊपर। अब कितने लिए कितने ने लिए वो तो वही बता सकते हैं, लेकिन ये स्पष्ट भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही, खुद कांग्रेस ही बात को कह रही है कि ये टिकट बेची गई है और उसके लिए हरीश मीणा ने पैसे लिए हैं। अब वो बता दे कितने लिए कितने नहीं लिए, उसको जनता बताएगी। तो वहीं मंत्री हीरालाल नागर ने भी हरीश मीणा पर टिकट बेचने के आरोप लगाए। हीरालाल नागर ने कहा कि कांग्रेस का टिकट बेचने का काम कांग्रेस के नुमाइंदों ने किया। जनता को यह तय करना है कि पैसे वाला चाहिए या जनता के बीच रहने वाला। कस्तूर चंद मीणा को टिकट बेचने के आरोप लगाए हैं। उधर दौसा में भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा के समर्थन में सीएम भजनलाल शर्मा ने नामांकन सभा को संबोधित किया। सीएम ने पेपर लीक, ईआरसीपी समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक मामले में गिरफ्तार होने वालों की संख्या 200 तक पहुंचेगी। ईआरसीपी का वादा हमारी सरकार ने पूरा किया है। वहीं कांग्रेस पर युवाओं के साथ धोखा करने के आरोप लगाए। भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ भाई साहब जगमोहन मीणा के समर्थन में सीएम ने सभा को संबोधित किया और ईआरसीपी से लगा करके कई बातों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर कांग्रेस पर लगातार बड़े प्रहार करते हुए नजर आए। कहा कि कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के साथ धोखा किया, प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया, लेकिन हमारी सरकार मुद्दों को लेकर के सत्ता में आई और पूरी तरह प्रतिबद्ध है। चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि आप चिंता मत करिए, जिसने युवाओं के आंखों में आंसू लाने का काम किया है उसे हम किसी कीमत पर बख्शने वाले नहीं हैं। और आपने देखा है, डॉक्टर साहब ने कहा उस समय संघर्ष किया था, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहले कहते थे अब तो 50 अंदर हैं, फिर कहते थे 100 अंदर हैं, 125 अंदर हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं संख्या बढ़ करके लगभग 200 तक पहुंचने वाली है, 200 तक पहुंचने वाली है। और ये हम विश्वास दिलाते हैं, जो हमने कहा है वो करके रहेंगे। तो वहीं उपचुनाव के रण में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने झुंझुनू और अलवर के रामगढ़ में भी जनसभा को संबोधित किया।
सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा तो वहीं अपनी सरकार के विकास कार्यों को भी गिनाया। खड़े हैं जो हमेशा जातिवाद की बात करते हैं, तुष्टीकरण की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। अगर सही माने में मैं कहना चाहूं तो अगर इस देश को सबसे ज्यादा बर्बाद किया है, सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार में ढकेला है तो इस कांग्रेस ने ढकेला है, कांग्रेस ने ढकेला है। और ये कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। यह चुनाव आता है, यह जातिवाद धर्मवाद की बात करती है, यह तुष्टीकरण की बात करती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बताइए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। क्या उन्होंने कभी जाति और धर्म पूछा है क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए, क्या किसान सम्मान निधि जाति और धर्म के आधार पर मिलती है? हमने जब कहा कि यमुना जल सौदे को लेकर के आएंगे, हमने एमओयू किया, लेकिन इन्होंने घोषणा पत्र में हरियाणा के अंदर कांग्रेस के लोगों ने क्या लिखा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। इन्होंने घोषणा पत्र में लिखा कि राजस्थान और हरियाणा के बीच में जो यमुना का समझौता हुआ है, अगर हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी तो हम इसको रद्द करेंगे, इसको रद्द करेंगे। हम जब हरियाणा के चुनाव प्रचार में मैं गया तो मैंने हरियाणा में कहा कि आपने कह तो दिया कि हम रद्द करेंगे, आपकी सरकार आएगी तभी तो रद्द करोगे। उधर बीजेपी नेता डॉक्टर सतीश पूनिया ने आज सरहद के करीब बाड़मेर में अपना जन्मदिन मनाया। इस दौरान उन्होंने सुकन्या समृद्धि योजना में नवजात कन्याओं का खाता खुलवाया। इस दौरान सतीश पूनिया ने कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधा, कांग्रेस को अहंकारी पार्टी बताया, साथ ही उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। समय की नजर करते हुए देखते हुए माननीय मुख्य अतिथि जी कोटला पुरखराम जी मोर्चा जिलाध्यक्ष विक्रम सिंह जी कोली कृष्णाराम जी सरपंच के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आज अपना जन्मदिन सरहदी बाड़मेर जिले में मना रहे हैं। और हालांकि सतीश पूनिया कहना है कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है, लेकिन जिला चूज करने के पीछे क्या कारण? नहीं, कारण कोई सियासी नहीं है, सामाजिक है और भावनात्मक है। मैं मालानी में, मारवाड़ में आता रहा हूं और बरसों बरस से मुझे स्मरण आ रहा है कि आज मैं गडरा रोड जा रहा हूं। और जब पार्टी का काम शुरू किया था 40 बरस पहले, तब भी गडरा रोड से शुरुआत करी थी। तो मेरा एक भावनात्मक रिश्ता है और सामाजिक सरोकारों से जुड़ने के लिए भौगोलिक रूप से राजस्थान बड़ा है। पिछली बार जनजातीय क्षेत्र में किया था, इस बार सीमा का चयन किया, अगली बार कहीं और होंगे। तो कोई सियासी मायने नहीं है, लेकिन एक खुशी इस बात की है कि प्रधानमंत्री जी की जो अभिनव योजना है सुकन्या समृद्धि, बाड़मेर के अस्पताल में जिन नवजात कन्याओं ने जन्म लिया है उनके खाते से शुरुआत हुई है। और पूरे राजस्थान में आज के दिन कन्याओं का जो जन्म होगा उनके खाते हम सब लोग खोलेंगे। पूनिया जी, सबसे अहम बात यह है कि हरियाणा विजय के बाद में पहली बार सीमावर्ती दौरा। हरियाणा की जीत तो हरियाणा की जनता की और पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम की और प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों की जीत थी। और हम सब लोग तो एक कैटलिस्ट थे, उत्प्रेरक थे, उनकी नीतियों को धरातल पर उतारा था। लेकिन हरियाणा की जीत ने कार्यकर्ताओं को उत्साहित किया है। राजस्थान में भी देख सकते हैं, सीमा क्षेत्र पे कार्यकर्ताओं में एक अच्छा जोश और ऊर्जा आई है। तो हम लोग तो संगठन के काम करने के आदी हैं और जीतते हैं तो उसका उत्साह दूर तक जाता ही है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं उस विनिंग टीम का हिस्सा था। लेकिन कार्यकर्ताओं में बीजेपी के प्रति जो उत्साह है वो हरियाणा परिणाम के बाद में 4 गुना हो चुका है। कैमरा पर्सन गणपत के साथ पद पर तेजी से दौड़ रहा है, उस पर हुई एक चूक भी आपको भारी पड़ सकती है। ऐसा ही कुछ भारत पाकिस्तान की सीमा पर बसे बाड़मेर के कायम का तला निवासी एक शिक्षक के साथ हुआ है। जो हुआ उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये रिपोर्ट देखिए। किसी का प्यार किसी को कमाई का मौका मुहैया करा जाता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे चेहरे भी ऐसे ही हैं। कहानी शुरू होती है बिल्कुल कोने में बैठी इस लड़की से, जिसका नाम रामेश्वरी है।
रामेश्वरी को इंस्टाग्राम पर अपने शिक्षक का मैसेज मिला। जवाब में रामेश्वरी ने शिक्षक को अपने अश्लील फोटो भेज दिए। फोटो देखकर गुरुजी की तमन्नाएं हुई जवाब। साथियों संग छात्रा ने बनाया खतरनाक प्लान। 22 अक्टूबर को रामेश्वरी ने कॉल करके शिक्षक को बाड़मेर बुलाया। शिक्षक रात को करीब 12:30 बजे बाड़मेर के विष्णु कॉलोनी में रामेश्वरी के रूम में पहुंच गया। इसके बाद गुरुजी के साथ जो हुआ उसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। घात लगाए बैठे आरोपियों ने शिक्षक को बंधक बनाकर लड़की के साथ उसका अश्लील वीडियो बनाया। रामेश्वरी नाम की लड़की जो निवासी शशि बेरी, जो इंस्टाग्राम पे मुकेश जो अध्यापक था उससे संपर्क किया गया और उसको बाड़मेर में बुलाया गया। बाड़मेर में उसके साथी भी साथ में थे। जहां बुलाया गया उसके नग्न फोटो खींच के फिर उसको 21 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। 21 लाख रुपए की डिमांड से गुरुजी का दिमाग सुन्न पड़ गया। मान मनोहार के बाद ये सौदा 5 लाख में तय हुआ। शिक्षक ने जब अपने घर वालों से 5 लाख रुपए की मांग की तो घर वालों को ये सोचते देर नहीं लगी कि मामला संगीन है। वे आनंद फानन में बाड़मेर पुलिस के पास पहुंच गए। जब मुकेश द्वारा ये बताया गया कि मैं इतने पैसे अरेंज नहीं कर सकता तो 5 लाख पर सहमति हुई, तो उसने अपने भाई को फोन किया। भाई ने थाने में फोन किया, जिस पर हमारी टीमों ने जाल बिछाकर इनको पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन मौके पे बंदूक को छुड़ा दिया गया। लेकिन मौके से जो भी आरोपी थे वो फरार हो गए। फिरौती के पैसे लेने आए आरोपियों को बाड़मेर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी लड़की से पूछताछ में जुटी पुलिस आम जन को आगाह कर रही है। हुस्न का जाल कर सकता है कंगाल। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाड़मेर से प्रेमदान की रिपोर्ट। उधर उदयपुर में भजन गायक कन्हैया मित्तल का विवादित बयान सामने आया। इसमें कन्हैया ने कांग्रेस में शामिल होने को लेकर के बात की, जिसमें वो कांग्रेस में शामिल होने को सनातन विरोधी बताते नजर आए। साथ ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाले पुराने बयान को एक स्टंट भी बताया। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। स्तर पे होता है ना, तो आम जनता तक वो बात पहुंच नहीं पाती जो, लेकिन अभी आपके चैनल के माध्यम से जो सवाल है आपका, उसी को लेकर मैं बताना चाहूंगा और आपका भी पर्दा हटाना चाहूंगा। अगर हम उस समय ये स्टेटमेंट ना देते कि हम कांग्रेस में जा रहे हैं, तो क्या करोड़ों लोग एक साथ होकर ये बोलते कि धर्म विरोधी है? और अगर करोड़ों लोगों ने एक साथ मिलकर ये बात बोली कि धर्म विरोधी है, तो उसका उधर बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष और हरियाणा भाजपा के प्रभारी सतीश पूनिया ने बाड़मेर जिला कलेक्टर टीना डाबी द्वारा जिले में चलाए जा रहे सफाई अभियान की प्रशंसा की है। नवो बाड़मेर अभियान की प्रशंसा करते हुए उन्होंने टीना डाबी की भी जमकर प्रशंसा की। पूनिया ने कहा कि बाड़मेर जिले में जिस तरह से सफाई अभियान चल रहा है, उसे लगता है कि बाड़मेर अगला इंदौर शहर बनने जा रहा है, जो बिल्कुल साफ सुथरा होगा। अच्छा काम करा, बढ़िया है, लेकिन आपको आदत बनवा दोगे तो बाड़मेर इंदौर जैसा होगा। उधर कोटा में अब डेंगू और स्क्रब टाइफस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़ है और इसे देखते हुए चिकित्सा महकमा अलर्ट मोड पर है। रिपोर्ट देखिए। कोटा में डेंगू का कहर जारी है। अब तक शहर में डेंगू के 300 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। गुरुवार को भी डेंगू के 5 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब स्वास्थ्य विभाग जागरूक हो गया है। जहां पानी भरा है वहां एंटी लार्वा केमिकल का छिड़काव किया जा रहा। कोटा शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों तक फिलहाल जिस मौसमी बीमारी ने आतंक फैलाया हुआ है वो है डेंगू और स्क्रब टाइफस। लगातार डेंगू और स्क्रब टाइफस के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। 300 को आंकड़ा जो है वो डेंगू का पार कर गया है। स्क्रब टाइफस के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और ऐसे में अब जब हालात धीरे धीरे बिगड़ते नजर आ रहे हैं, इसके साथ ही चिकित्सा महकमे की तरफ से विशेष टीमें बनवाई गई हैं जो कि अलग अलग इलाकों में जा रही हैं। उन इलाकों में जाकर के सर्वे कर रही हैं। सर्वे करने के साथ में घर घर जाकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है। साथ ही ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं पर पानी तो नहीं भरा हुआ है।
कोटा में डेंगू के साथ स्क्रब टाइफस के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। शहर और ग्रामीण इलाकों में अलग अलग टीम बनाकर जागरूकता फैलाई जा रही, जो घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रही है। घरों की टंकी से लेकर फ्रिज की ट्रे को चेक किया जा रहा है। पूरे एरिया में पूरे सुल्तानपुर ब्लॉक में 160 टीमें जो प्रत्येक गांव में लगी हुई है और ऐसे जो एरिया है उसको आइडेंटिफाइड करके वहाँ पे जो एंटी लार्वा एक्टिविटी है वो करवाई जा रही है। हमारी जो आशाएं एएनएम है सब इसमें लगी हुई है और जो भी डेंगू के लिए प्रयास है वो किए जा रहा है। घरों में जो कूलर फ्रिज के पीछे वाली जो ट्रे है उसमें लार्वा पाए जाते हैं, लेकिन उसको हमारी टीमें समझाइश भी कर रही है और आमजन को भी ये चाहिए कि उनकी भी सहभागिता हो इसमें, तभी इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। नर्सिंग स्टूडेंट और एक 18 साल की युवती की मौत के बाद कोटा में लोग डरे हुए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग जागरूकता कैंपेन चला रहा। लोगों को घर में पानी जमा न रहने की सलाह दी जा रही। जहां भी पानी जमने की संभावना है उन जगहों को साफ रखने की हिदायत दी जा रही, ताकि डेंगू के कहर को कम किया जा सके। लोगों को भी अपनी जो जिम्मेदारी है वो समझनी होगी। लोगों को भी अपने स्तर पर जागरूक होना पड़ेगा। जिस तरह से डेंगू तेजी से फैल रहा है वो आपके घर तक ना पहुंचे, आपके परिवार को नुकसान ना पहुंचाए, आपके परिवार को चपेट में ना ले ले, इससे बचाव हो सके। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18, सुल्तानपुर। तो चलिए अब बात चांदी की, चकाचौंध की। अगर आपके पास 1 किलो से ज्यादा चांदी है तो समझ लीजिए कि आप लखपति बन गए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सोने और चांदी में तेजी के चलते चांदी के भाव 1 लाख से ज्यादा तक पहुंच गए हैं। यानी अब चांदी लखटकिया हो गई है। चांदी की चांदी हो गई है। जी हाँ, गरीबों का सोना मानी जाने वाली चांदी अब आम आदमी के पहुंच से दूर होती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से चांदी के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने त्योहारी सीजन में सराफा व्यापारियों को मायूस कर दिया है। चांदी की कीमतें बढ़ने की वजह से मिडिल क्लास परिवार अब चांदी खरीदने में कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं। बात करें अगर पिछले 3 सालों की, तो सोने के भाव में 63%, वहीं चांदी के भाव में 45% की बढ़ोतरी हुई है। सोने चांदी के व्यापारियों और विशेषज्ञों ने 2025 तक सोने चांदी के भाव में तेजी रहने का अनुमान जताया है। क्योंकि आने वाला फ्यूचर वापस सोने चांदी में और तेजी नजर आ रही है, तो इसे गिराने की कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये जरूर फर्क पड़ता है कि हर आदमी अपनी जेब का बजट बना के चलता है। चाहे वो 10,000 का ले रहा हो, तो 5,000 का ले रहा हो, 5 लाख रुपए का ले रहा हो, तो उसका वजन के अंदर में वॉल्यूम कम हो जाता है, अमाउंट तो उसका अपना बजट का ही चलता है। निवेश के सुरक्षित विकल्प और बेहतर प्रतिफल की वजह से सोने और चांदी के भाव में तेजी का दौर जारी है। सोमवार को चांदी के भाव ने इतिहास में पहली बार 1 लाख रुपए प्रति किलो का आंकड़ा पार कर लिया और चांदी के भाव 1,03,000 प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गए। वहीं इससे पहले 5 सालों में दिवाली पर 1 किलो चांदी के भाव क्या रहे वो भी जान लीजिए। नवंबर 2019 में 47,000, नवंबर 2020 में 64,500, नवंबर 2021 में 60,500, नवंबर 2022 में 59,500, नवंबर 2023 में 72,500 रुपए। त्योहारी सीजन में चांदी के दामों में गिरावट की उम्मीद नहीं है, जिससे दीपावली के दौरान चांदी की बिक्री कम रहने की आशंका है। हालांकि दीपावली पर चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार चांदी के तेवर देख मिडिल क्लास परिवारों की चिंता बढ़ सकती है। जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। तो राजधानी में दिवाली की खरीदारी परवान पर है। सोने चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं और इसके बावजूद भी लोग खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में ज्वेलरी की दुकानों पर पहुंच रहे हैं। व्यापारियों का भी ये कहना है कि इस बार दिवाली पर रिकॉर्ड तोड़ धन वर्षा होने का अनुमान है। तो वहीं ग्राहकों का कहना है कि दिवाली का पर्व है, सबके लिए खुशियां लेकर आया है। महंगाई तो है, लेकिन दिवाली का पर्व भी है। जयपुर से हमारी संवाददाता ने लोगों से बातचीत की है। बड़े
पर्व दिवाली की रौनक अब बाजारों में दिखने लगी है। जी हाँ, दिवाली की खरीदारी परवान पर है, फिर चाहे वो कपड़ों की दुकान हो, बर्तनों की दुकान हो या दूसरी ओर सोने और चांदी की दुकान हो। बात की जाए सोने और चांदी में भारी उछाल इस बार देखा जा रहा है। चांदी लाख रुपए पार बताई जा रही है, लेकिन फिर भी ग्राहक बड़ी संख्या में शॉप्स पर पहुंच रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और दिवाली के पर्व की रौनक दिखाई दे रही है। मैम से जानना चाहेंगे, वैसे आप दिवाली सेलिब्रेट कर रही हैं, आप सोने चांदी खरीदने आई हैं, क्या लग रहा है? और वैसे मैं रेगुलर क्लाइंट हूँ यहाँ की, और आज तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, कितना यूनिक स्टोर बनाया है और वैरायटी भी इतनी बेस्ट है और स्टाफ तो A1 है यहाँ का, बड़ा कन्विंसिंग के साथ अच्छी थी। देखिए और भी यहाँ पर महिलाएं मौजूद है, खासतौर पर पर्व महिलाओं के लिए होता है। महिलाओं से हम जानना चाहेंगे, मैम दिवाली का पर्व है, कैसे सेलिब्रेशंस है, क्या तैयारियाँ हैं? मैम पूरी तैयारी है, गोल्ड खरीद ही रहे हैं, शॉपिंग हो चुकी है पूरी। और सोने और चांदी के भाव में उछाल है, महंगाई बढ़ रही है, क्या कहें? मैडम ऐसे महंगाई कुछ नहीं बढ़ रही है, कमाई भी बहुत बढ़ रही है। आजकल कमाई बहुत बढ़ रही है तो महंगाई बढ़ेगी, अपने आप नेचुरल है, ऐसी कि कुछ नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है। सोना चांदी एक ऐसी चीज़ है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, इसमें 10 से 20% आपको लेबर देनी है और आप फ्री हैं और उसकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी। जबकि आप और कुछ भी ले लीजिए, कपड़ा या कार, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, वो डेप्रिसिएशन में ख़त्म होते हैं। तो सोना चांदी तो बहुत अच्छा है और कोविड के बाद से ही बहुत बढ़िया चल रहा है और कोई तेज़ी का असर नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है। हाँ बिल्कुल, ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हुआ है जब चांदी की जो डिमांड है वो सप्लाई से 30% इंक्रीमेंट है और प्लस चांदी अब बहुत कंज्यूम भी होने लग गई क्योंकि मोटर व्हीकल्स में आ रही है, व्हीकल्स में आ रही है, सोलर पैनल्स में आ रही है, इस वजह से उसका रेट तो कंटिन्यूस इंक्रीज ही होगा। कि बाजार में तेजी है, एक और प्राइजेस बढ़ी भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वही व्यापार देखने को इस बार दिवाली के पर्व पर मिल रहा है। कैमरामैन शेर सिंह के साथ महिमा जैन, न्यूज़ 18। उधर बारां के बाजार में दिवाली की रौनक है और आज से गुरु पुष्य नक्षत्र की शुरुआत के साथ ही शहर के इंदिरा बाजार, सदर बाजार से लगाकर स्टेशन रोड तक की दुकानें भी सज गई हैं। साथ ही खरीदारी के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ इन दुकानों पर देखी जा सकती है। कपड़ों और कॉस्मेटिक्स आइटम्स की दुकानों पर भी लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। बारां की तस्वीरें, बारां के बाजार गुलजार हैं और लगातार खरीदार पहुंच रहे हैं, चाहे मिट्टी के बर्तन हो, दीपक हो और कपड़े की दुकानों पर। दिवाली का तो खुशियों का त्योहार, दिवाली का त्योहार आया है और दिवाली का तो खुशियों का त्योहार होता है और हमें खरीदारी भी करनी है, घर को रंग रोशन भी करना है, तो हम भी खरीदारी करने के लिए आए हैं। दिवाली तो वैसे भी बहुत खुशियों का त्योहार है और ये देखो बाजार में भी रौनक छाई हुई है, या हम भी शॉपिंग के लिए आए हैं। वैसे देखा जाए तो आज से दिवाली को देखते हुए बाजार में काफ़ी रौनक है, चहल पहल है। चाहे आप कॉस्मेटिक देख लीजिए, आर्टिफिशियल आइटम देख लीजिए, कपड़े की दुकान देख लीजिए, सोना चांदी देख लीजिए, हर जगह भीड़ है, चहल पहल है, रौनक है। और आज से बाज़ारों में काफ़ी भीड़ है, बाज़ार में पाँव रखने की जगह नहीं मिल रही है, लोग बाग काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इस बार फसल भी की पैदावार भी काफ़ी अच्छी हुई है, लहसुन के भाव भी काफ़ी अच्छे हैं, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है। और दिवाली को आज से बाज़ार में लगने लगा है कि दिवाली आने वाली है। सफाइयाँ चल रही है, दिवाली के लिए शॉपिंग हो रही है, काफ़ी काम होते हैं, काफ़ी एक्साइटमेंट है दिवाली के लिए। देश में साल में एक ही बार ये त्योहार आता है तो थोड़ा एंजॉयमेंट रहेगा। उधर अजमेर में खाद्य विभाग का शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान लगातार चल रहा है। त्योहारों पर खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करने वालों पर लगातार फूड सेफ्टी विभाग की टीम कार्रवाई कर रही है। इस त्योहारी सीजन में टीम बाजार में निकली हुई है और इसी कड़ी में अजमेर CMHO डॉक्टर ज्योत्सना रंगा के नेतृत्व में फूड सेफ्टी टीम ने कई जगहों पर छापेमारी की है। यहां से करीब 200 किलो पनीर, 400 लीटर मिलावटी दूध जब्त किया गया। टीम की तरफ से इसे जांच के लिए सैंपल अब आगे भेजे जा रहे हैं। माननीय जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार हम लोगों ने ये की है और यहाँ पे एक हमको टिप मिला था कि इस जगह पे इस तरह की कुछ स्पूरियस सी एक्टिविटी हो रही है कि कुछ पनीर बनाया जा रहा है और शायद दूध है या नहीं है, तो हमने सोचा एक बार देख लेते हैं जाकर कि क्या एक्चुअल क्या कंडीशन है। तो यहाँ पाया तो जो देखा वो तो आप देख ही रहे हैं सारा कि कितना अनहाइजीनिक है और उसमें से सारा क्रीम निकालकर और फिर पनीर बनाया जा रहा है जो कि मानकों के विरुद्ध है। साथ ही साथ इनके पास फूड लाइसेंस भी नहीं है। भारतमाला सड़क परियोजना के तहत जैसलमेर से म्याजलार तक स्वीकृत सड़कों को चौड़ा करने की प्रक्रिया में DNP की आपत्ति की वजह से आ रही अड़चनें दूर हो गई हैं। इससे हर कोई खुश है और लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। ग्रामीण सभी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और सीमाजन कल्याण समिति के अथक प्रयासों की वजह से केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने
15 अक्टूबर को राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की बैठक में 7 सालों से लंबित सड़क कार्य के लिए सहमति देते हुए एनओसी जारी करने का निर्णय किया है। सीमाजन जागरण मंच के सह संयोजक निम्ब सिंह, जैसलमेर के विधायक छोटू सिंह भाटी, पूर्व विधायक सांग सिंह और राष्ट्रीय मरु उद्यान विकास संघर्ष समिति के अध्यक्ष की तरफ से सभी का आभार प्रकट किया गया है।